नमस्कार, एबीपी न्यूज की चुनाव पूर्व चौपाल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में और ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि बजट जो अर्थ से जुड़ा होता है, प्रबंधन से जुड़ा होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अर्थ और प्रबंधन से जुड़े टीचर और विद्यार्थियों से बात की जाए कि जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो अपना 6वां अंतरिम बजट पेश करेंगी, उस बजट में ऐसी क्या उम्मीदें। हालांकि बजट अंतरिम है तो बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक चुनावी संकेत मिल सकते हैं, आगे की योजनाओं का एक संकेत मिल सकता है। तो हमारे साथ इस विभाग के प्रबंधन के एचओडी डॉक्टर शैलेश चौबे हैं। सर से पूछते हैं, सर ये बताइए कि ये जो कल निर्मला सीतारमण बजट होंगी, किस दिशा का बजट होगा और किस दशा का बजट होगा? ये वास्तव में 4 महीने के लिए अर्थ का प्रबंधन करने वाला बजट होगा और इन 4 महीनों में सरकार को आगे आने वाले चुनाव का सामना भी करना होता है, जिसके लिए उन्हें अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का भी ध्यान में रख करके प्रावधान करने होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रावधान न केवल इन 4 माह की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होंगे, साथ ही लोक लुभावन भी हो सकते हैं, जिनमें विकास को ध्यान में रखते हुए करों में छूट देते हुए उद्योग और व्यापारियों के साथ सामान्य जनों को राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सर एक चुनाव का संकेत मिल सकता है इस बजट। हमारे साथ महिला शक्ति भी हैं, टीचर हैं, उनकी नजरिए से पूछते हैं। मैम बताइए कि सरकार के सामने अब कितनी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं और इन चुनौतियों को बजट में क्या कोई संकेत मिल सकता है क्या? सर बिल्कुल, चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए ये जो इंटरिम बजट है और जो आगे आने वाला बजट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, जो राजनीतिक पहलू है, आर्थिक पहलू है। और आर्थिक पहलू में अगर हम बात करें कि हम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए। उसमें पहले तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, आप देखेंगे सी लिंक है, मेट्रो के काम में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी देखेंगे, आप हाईवेज़ में तेज़ी देखेंगे। पर अगर हम मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। डिजिटल इंडिया है वो एक बहुत बड़ा मैंने बताया कि एडवांटेज है, पर उसके साथ जो कुछ ऐसे हमारे नए नए एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी जो चीज़ें जॉब्स कट डाउन हो रही हैं, AI जो चैलेंजेस मैंने बात की उस पे भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो चैट जीपीटी है, एल्बस है, उसके क्या रिप्लेसमेंट्स है, उसमें ह्यूमन बीइंग का क्या रोल होगा आगे। सर हमने राम नाम तो खूब जपा भी पिछले दिनों में, रोटी का क्या व्यवस्था है बजट में, क्या हो सकती है, क्या तकलीफें हैं? देखिए, रोटी की समस्या तो बहुत ही बेसिक समस्या है और इसको बजट के साथ हम जोड़ें तो मेरे ख्याल से बेईमानी होगी, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसी सरकार, है ना, रोटी से ही तो खेलती है। रोटी हमारी मौलिक आवश्यकता है ना। तो आप देखेंगे कि यदि ये बजट की बात करें रोटी को लेकर तो 4 महीने में रोटी का प्रबंधन तो मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, लेकिन जो रोटी को लेके चैलेंजेस हैं, जॉब नहीं हो रहे, लोगों की लूज कर रहे हैं, इनकम घट रही है, उसको लेके सरकार क्या कदम उठा सकती है? कुछ क्या आने वाली अपनी नई सरकार क्या संकेत दे सकती है अगर 5 साल उसको फिर से काम देखिए, करने को मिलता है? जैसा आदरणीय चौबे सर ने बताया कि 4 महीने का ये अंतरिम बजट है, इसमें हम वो संकेत नहीं देख पाएंगे। आपको वही संकेत दिखाई देंगे, सरकार जो है अपने प्रबंधन की बात करेगी कि हम आगे आने वाला जो आगामी चुनाव है उसको कैसे प्रबंधित करें। तो वो वैसे वैसे क्लॉज लाएगी इसमें कि मतलब उनका काम भी हो जाए और जनता भी खुश हो जाए। मतलब सर कह रहे कि बड़ा तो कुछ होने की उम्मीद नहीं, लेकिन ये है कि चुनाव के संकेत जरूर मिल सकते हैं। सर आप बताइए, ये जो वोट ऑन अकाउंट आने वाला है, बहुत अहमियत नहीं होती इसकी आर्थिक तंत्र के हिसाब से देखें, लेकिन फिर भी चूंकि एक सरकार चुनाव में जाने वाली है तो वो कुछ तो ऐसा लेके आएगी कि भाई जनता को लगे कि हाँ ये सरकार हम फिर से लाएं, ये हमारे पक्ष में ये काम करने वाली है। देखिए, जो भी पब्लिक यूटिलिटी के प्लान्स हैं, जो भी चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम गति शक्ति और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनका आवंटन जरूर बढ़ाया जाएगा और हो सकता है कि उसमें कोई घोषणाएं हो जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो जिस पर कि चुनाव लड़ा गया था, सामाजिक योजनाओं पर, जिसको फ्री बाइज भी कहते हैं, उन पर जरूर आवंटन बढ़ेगा, जिसको नेता सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग लोकतंत्र में बहुत कॉमन है, इसको हम अन्यथा नहीं ले सकते। हर गवर्नमेंट करती है, अगर कल कोई नई गवर्नमेंट आती तो उससे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल 140 करोड़ में से एक बहुत बड़ी संख्या जो है अभी उसको इस प्लान की जरूरत है। तो मुझे जो लग रहा है कि फर्स्ट हैंड जो सारी सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उनमें जो है आवंटन
बहुत बढ़ेगा और हो सकता है उसमें कुछ इम्प्रूवाइजेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है जिससे जो है डायरेक्ट हमारी मार्केट में डिमांड जी एग्जिस्ट होगी और इससे हमारी जो है आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेनली सब कुछ है कंज्यूमर से रिलेटेड। जी। अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा जा रहा है तो फिर वो आगे जा करके इंडस्ट्री को भी प्रपोज करेगा। मतलब पूरी इकोनॉमी में पैसा जी हाँ, आएगा। पूरी इकोनॉमिक साइकिल होती है। बिल्कुल। दूसरा मुझे लगता है कि कृषि से संबंधित जो है कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है और सोशल और इकोनॉमिकल क्योंकि हर मुद्दा भी सरकारें है। इनकम डबल करने की बात करती किसानों की। इनकम बढ़ी तो है, लेकिन उसके साथ साथ में चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस और बहुत सारी बातें रहती है। लेकिन उस पर ना जाते हुए मुझे लगता है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कुछ इम्पेटस दिए जा सकते हैं जो डायरेक्टली गांव में रोजगार और डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो अभी जो वर्तमान में योजनाएं हैं उसमें मुझे एक सीधा सीधा लग रहा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री को टेम्पररली कुछ रिलीफ दिया जाए और कुछ हो सकता है इनके लिए प्रोविजनल अरेंजमेंट्स किए जाए, जिसमें किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात भी चल रही है। सम्मान निधि तो बढ़ाई जा सकती है, इससे भी गांव में डिमांड होगी। लेकिन मैं दूसरी चीज सोच रहा हूं कि इसमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इनको हम टैक्स में रिलीफ वगैरह करके या जीएसटी में रिलीफ करके और कुछ लोन सुविधा देते हुए गांव के क्रेडिट लोगों दें को, उनको। क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट लिंकेजेस, ये शायद कुछ बेटर कर सकते हैं। तो सर कह रहे हैं कि सर जी, दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग। सर का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है सरकार कुछ बड़े कदम उठाए, और वैसे संकेत है। सर आप बताइए कि एक बजट में बड़ा आम सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा होता है कि क्या आयकर की सीमा बढ़ रही है, क्या हर आदमी की लगी, खासकर सैलरीड क्लास, आप भी सैलरीड क्लास में हैं, तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है कि सरकार कुछ सीमा बढ़ा सकती है आयकर? से जो अंतरिम बजट है उसमें ये तो मेरे को नहीं लगता कि जो बजट की जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होगा। वो स्लैब लगभग इस 50,000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। अभी जो 2.5 लाख की छूट है वो 3 लाख पहुंच सकती है या 3 लाख नहीं भी जा सकती। बेसिकली जो इस बजट में जो चीज़ें मेरे को दिखाई पड़ रही हैं वो ये है कि अर्थ ही समर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। अर्थ की जो सामर्थ्यता है वो मोदी जी किस हिसाब से समर्थवान लोगों को देते हैं या असमर्थ लोगों को देते हैं। असमर्थ से तात्पर्य ये है कि जो रोटी कपड़ा और मकान पे जो व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं, हर व्यक्ति की रोटी कपड़ा और मकान ही बेसिक नीड्स है। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए बनता जा रहा है लगातार। ये देखिए, जब यूथ हमारे पास बढ़ रहा है तो उसको हमको जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। अब सरकार हर चीज को औद्योगिक दृष्टि से देख रही है। जो ह्यूमन कैपिटल है उस ह्यूमन कैपिटल को हमको कैसे यूज करना है, सरकार को इसके लिए विशेष एक योजना बनाना पड़ेगी कि ये हमारे पास इंजीनियर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की तो कमी है लेकिन इंजीनियर्स हमारे पास बहुतायत में हैं। तो उन इंजीनियर्स को हम कहाँ उपयोगी बनाएं जो समाज के लिए एक प्रोडक्शन, हमारे लिए एक प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप बने और हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता। तो ये शिक्षकों के नजरिए से हमने बजट का गूढ़ अर्थ तो समझ लिया। अब कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ है प्रबंधन के, क्योंकि इनको जाके आगे बजट से रिलेटेड काम ही करना है, प्रबंधन का अर्थतंत्र का काम है। उनसे पूछे, ये बताए बेटा, ये सबसे बड़ा चैलेंज यूथ के सामने इस समय क्या है? आप क्योंकि मैनेजमेंट के विद्यार्थी तो आपको ज्यादा गहराई से समझ में आता हो, दिखता हो, तो अभी क्या चुनौती सबसे बड़ी? सर हमारी चुनौती तो अभी यही है सबसे पहले इस बजट की, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, 4 महीने बाद ये बजट भी बदल जाएगा। तो यूथ वैसे भी अभी कुछ संशयपूर्ण रहेगा कि अभी हम इस बजट को सही समझें या आने वाले जुलाई में जो बजट आएगा हम उसको समझें। इसके साथ साथ सर यूथ की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि यूथ को हर चीज़ें नहीं मिलती। जो टैक्स है वो ज़्यादा, मतलब जो बजट है वो ज़्यादा मेजर फोकस करता है किन चीज़ों में, टैक्स पे करेगा, हरित क्रांति पे करेगा, वित्तीय क्षेत्र में करेगा, लेकिन इसके साथ साथ युवा शक्ति पे कितना फोकस किया है ये हम इस चीज़ की आशा करके कल बजट देखेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा है कि बजट ऐसा है जो युवाओं के विकास के लिए बहुत अच्छा रहे, जो उनको हेल्प करे। इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करेंगे कि जो जैसा वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी में ये बताया गया था कि अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, जिसके साथ साथ भारत वर्ल्ड में 3rd बेस्ट इकोनॉमी बनेगी। हम चाहेंगे कि वो वैसा बने, उसके साथ साथ ताकि यूथ भी अच्छे से समझे इस चीज़ को, आगे जाके उसमें कार्य कर सके और उनके लिए ये अच्छा मतलब यूथ की भागीदारी बढ़ाना होगा आपको, यूथ की भागीदारी बढ़ानी होगी ताकि यूथ भी अपना, क्योंकि यूथ से फ्रेशर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी दोनों आइडिया होती है, एनर्जी होती है, उसे आप जिस
तरफ लेके जाएंगे वो उस तरफ बहुत अच्छे से वो होगी, क्योंकि यूथ सर एक पानी के समान होता है, आप उसे जिस ढांचे में डालेंगे वो उस ढांचे को ले लेगा। इसीलिए यूथ की भागीदारी ज़्यादा की जाए, जिससे यूथ अपने ऐसा आइडिया, अपने एक्सपीरियंस ज़्यादा दे सके और कुछ नया सीख सके और देश के लिए भी तो कुछ ये अच्छा कह रहे हैं कि यूथ की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ कुछ और बच्चे, उनसे बात करते हैं। ये अभी पिछले दिनों एक आंकड़े आए कि जो 22 से 24 साल के बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसी क्या वजह हो सकती है और क्यों बच्चों ये क्या स्किल की कमी है, क्यों इनको काम नहीं मिल रहा या बेरोजगार घूम रहे हैं वो? सर, जैसे कि हमें अभी पता चला कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो चाइना को भी ओवरकम कर चुकी है, और चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 40 के एज से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इंडिया के पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा। और जैसे अभी प्रधानमंत्री ने एक इवेंट में कहा था कि मैं इस जनरेशन को अमृत जनरेशन कहता हूँ, तो उस अमृत जनरेशन का पूरे पोटेंशियल का यूज़ करने की ज़्यादा आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट्स, रोज़गार की कमी नहीं है, बट कमी है लोगों में एक स्किल की, एक जो डेवलपमेंट की, उस चीज़ की कमी है। तो जो बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रेनिंग सेंटर्स और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट वगैरह करेगी, उनको अगर हर वर्ग के का स्किल डेवलपमेंट करा जाना चाहिए। जो छोटे वर्कर्स हैं, जिनको कारपेंटरी का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, पेंटिंग का काम, इन सबको सिखाया जा सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अलग अलग, जैसे कि BPOs में काम करने का एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देंगे अगर, तो सभी को, मैं चाहता हूँ कि सभी को एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार मिलेगा और सबको रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ों मिलेगी। बेटा, आपको क्या लगता है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चा 6-7 से तब से शुरू हो जाए, तब ये जो 20-22 साल का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती, तो क्या उससे वो निकल सकता, सरकार इस दिशा में काम करे? जी जी, नहीं समझ में आपका क्वेश्चन फिर से पूछिए। जैसे क्या होता, हम लोग US या UK में देखते हैं कि बच्चा 6वीं 7वीं से तब से उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम, जिसकी रुचि है, जो वो सीखेगा, जो नहीं कि सरकारी नौकरी करे। तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए 6वीं 7वीं के बाद से ही, कि बच्चे की जिस विषय में रुचि है, जिस स्किल में रुचि, तो वो उसको सिखाया जाए, ताकि जो 20-21 साल का हो तो रोजगार से लग सके? हाँ सर, ये सही बात है कि इंडिया में लोग लेट सीखना चालू करते हैं, और वो लेट सीखते हैं, वो आइडिया उनको लेट आते हैं। फ्रेशर्स के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ और एनर्जी रहते हैं, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो चीज़ों का। अगर उनको वो चीज़ें बचपन से पता होंगी कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, तो वो सही टाइम आने पर वो स्किल्स यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट्स में भी हेल्प करेंगी सर। ज़्यादा फ्रेशर्स की ज़्यादा टाइम, मतलब फ्रेशर ही ज़्यादा जॉबलेस होते हैं, क्योंकि सर फ्रेशर्स को लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस के लिए लोग जॉब करने जाते हैं तो वो जॉब नहीं मिलती है। तो सर वो स्किल्स जब पता होंगी तो वो सर वो वैसे ज़रूरी नहीं जॉब भी करें सर, कुछ अपना बिजनेस खोले, उससे भी इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा होगा। तो ये बताए बेटा, क्या स्टार्टअप के लिए सरकार को कुछ और मदद करनी चाहिए, ताकि यूथ अपना खुद का इनोवेशन कर सके, अपने खुद की रोजगार शुरू कर सके और लोगों को भी रोजगार दे? हालांकि सरकार ने पहले भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। वैसे देखा जाए तो आने वाले जो हमारा यूथ है वो एक बोलते आइडिया जनरेशन का हब बन चुका है। हम जैसे देखते हैं बहुत सारे मीडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सशक्त है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो भारत में आज पहले के अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न है। और अभी हाल ही में एक स्क्रैप अंकल करके हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है। हालांकि वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो मेरा सरकार से मतलब एक ही अनुरोध रहेगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें यूथ को, ताकि सरकारें जान सके अपने जो न्यू जनरेशन उनके क्या दिमाग में है और आगे क्या कर सकते हैं वो चीज़ों को लेके। तो यही मेरा सुझाव रहेगा सरकार से कि वो एक जो यूथ है, जो आइडिया जनरेशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि वो अपने आइडियाज़ को वहाँ प्रेजेंट कर सके अच्छे से। और यही मेरा एक सुझाव रहेगा। आपको क्या लगता है, बजट का हलवा बटे तो युवाओं को भी थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिले? यस सर, जैसे कि अभी सर ने बताया था, अगर हम पब्लिक सेक्टर पे फोकस करें तो हम यूथ है, यूथ के लिए जितना इम्पोर्टेंट बजट है उतना ही इम्पोर्टेंट उनका करियर भी है। तो बेसिकली अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तो पिछले साल कम थी, उससे पिछले साल भी और कम थी। अगर हम इस साल की बात करें
तो बेसिकली तो हम ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं बता सकते, बट अगर हम पहले के मुकाबले एनालिसिस करके बोले तो हमें लगता है कि और कम होगी। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है यूथ के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी। बेसिकली यूथ क्या है कि प्राइवेट में जाना नहीं चाहता है और वैकेंसी में गवर्नमेंट में उनको मिलती नहीं है, तो यस, तो वो बेसिकली अपने खुद के स्टार्टअप पे फोकस करता है। शादी के लिए चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सर वो तो हर यूथ की अपनी अलग अलग है। तो आपको क्या लगता है कि बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, युवाओं को क्या अपेक्षा है? सर इस बजट से मेरी तो यही अपेक्षा है कि जो हमारे कॉलेजों में हैं वो बहुत सारे वर्कशॉप्स और भी ज़्यादा कराए जाएं, जिससे क्या है कि जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट मिलेगी, जिनसे उनका जो आगे चल के रोज़गार में उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट्स भी दे सकती है जिन्हें लाइक यूज़ किया जा सके इंडस्ट्री में अंदर जाने में, और एक्सपीरियंस के तौर पे वर्कशॉप्स को यूज़ किया जा सकता है सर। तो ये भले ही बजट अंतरिम हो, लेकिन बजट के लिए सुझाव जो है वो पूर्ण बजट जैसे ही है। हमारे साथ मैनेजमेंट के टीचर भी हैं, बच्चे भी, दोनों ने ये बताया कि नया भारत कैसा हो और सरकार नए भारत के लिए क्या करे तो नए भारत का अच्छा भविष्य बन सकता है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।